आज आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ 3 नादान दोस्त, जो कि एक कहानी है जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। बच्चों, आप यह कहानी और इस पर आधारित प्रश्न अभ्यास मेरे साथ पिछले भागों में पढ़ चुके हैं। आज हम इस पाठ से ही संबंधित एक नया विषय आपके लिए लेकर आए हैं, वह है अपना विराम चिन्ह। बच्चों, विराम चिन्ह एक व्याकरण का प्रकरण है और आज हम यह पढ़ने वाले हैं। क्यों पढ़ने वाले हैं? क्योंकि मैंने अक्सर यह देखा है कि आप लोग लिखते समय बहुत अशुद्धियां कर देते हैं, आपको विराम चिन्हों का ज्ञान नहीं है, जिसके कारण आपके परीक्षा में बहुत सारे नंबर कट जाते हैं। तो उन नंबरों को बचाने के लिए ही आज हम यहाँ विराम चिन्ह पढ़ेंगे, ताकि आप हिंदी विषय में अपने नंबर कटने से बचा सकें और अच्छे से विराम चिन्ह का ज्ञान ले सकें। तो बच्चों, चलते हैं विराम चिन्ह की तरफ, देखते हैं क्या है यह विराम चिन्ह। बच्चों, विराम चिन्ह, विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना, चिन्ह कहते हैं निशान को। विराम का अर्थ क्या है हमारा? रुकना या ठहरना, चिन्ह कहते हैं निशान को। अपने भावों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए या एक विचार या उसके प्रसंगों को प्रकट करने के लिए हम रुकते हैं, इसे ही विराम कहते हैं। बच्चों, जब हम कुछ भी कहते हैं, कोई भी बात अपनी व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते समय हम कहीं कहीं रुकते हैं, यह रुकना ही हमारा विराम कहलाता है। और इन्हीं विरामों को प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वह विराम चिन्ह कहलाते हैं। बच्चों, हम लोग बोलते हैं, बोलते समय बहुत सारी बातें होती है जो हम रुक रुक कर करते हैं किसी विशेष प्रयोजन से, ताकि आप उनका अर्थ समझ सके। तो रुकते समय हम जो चिन्ह लगाते हैं वह अपने भावों में स्पष्टता लाने के लिए लगाते हैं और उन्हीं चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। आपको पता है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि अगर हम विराम चिन्ह नहीं लगाते हैं तो हमारे अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए, ऐसे हो सकता है। आप ये पहला वाक्य देखिए, रोको मत जाने दो। क्या आपको पता चल रहा है कि आपसे रुकने की कहा जा रहा है या जाने के लिए कहा जा रहा है? नहीं चल रहा ना, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का कोई चिन्ह नहीं है, यानी हमें यही नहीं पता चल रहा कि हमसे रुकने के लिए कहा जा रहा है या जाने के लिए कहा जा रहा है। देखिए आगे दूसरा उदाहरण, रोको मत जाने दो, यानी हमें रोका जा रहा है, जाने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर रोको के आगे हमने अल्प विराम लगाया है। अल्प विराम यानी थोड़ी सी देर रुकने के लिए लगाया है। रोको मत जाने दो, इससे इस वाक्य में स्पष्टता आ गई है। क्या स्पष्टता आई है? कि हमसे रुकने के लिए कहा जा रहा है, हमें जाने के लिए नहीं कहा जा रहा है। इसी तरह देखिए तीसरा वाक्य, इसमें हमने क्या किया है? रोको मत जाने दो, रोको मत के बाद में अल्प विराम लगाया है, यानी हमें रुकने के लिए नहीं कहा जा रहा, हमें जाने के लिए कहा जा रहा है। तो बच्चों, ये जो विराम चिन्ह है ये भावों में स्पष्टता लाते हैं, साफ सुथरी बात कहते हैं कि हमसे क्या कहा जा रहा है। अगर मान लीजिए अगर हम इन विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारे अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। देखिए जैसे यहाँ पर हमने रोको में अल्प विराम लगाया है, अगर हम यहाँ यहाँ हम रोकना चाह रहे हैं पर हम रुकने की बजाय अगर यहाँ पर अल्प विराम लगाते तो अर्थ का अनर्थ हो जाता ना। सामने वाला यह समझता कि हमसे रुकने के लिए नहीं कहा जा रहा है, हमें जाने के लिए कहा जा रहा है। इसीलिए अपने भावों में स्पष्टता लाने के लिए हमें सही ढंग से विराम चिन्ह का प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है। देखते हैं विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो बच्चों, हिंदी भाषा में प्रचलित कुछ विराम चिन्ह आपके सामने हैं। देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला है अल्प विराम। अल्प विराम जिसे कि आप अंग्रेजी में कॉमा भी कहते हैं। दूसरा है अर्ध विराम, यह कुछ कुछ कॉमे जैसा ही होता है, अल्प विराम जैसा ही होता है, लेकिन इसका जो निशान होता है वह इस तरह का होता है। फिर तीसरे नंबर पर है अपना पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का जो चिन्ह होता है वह खड़ी पाई जैसा होता है, इसे खड़ी पाई दिखा के लगाकर बताया जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह खड़ी पाई के नीचे एक बिंदु जैसा होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, यह तो आप सब लोग जानते ही हैं, क्योंकि आप जब पाठ पढ़ते हैं तो पाठ के पीछे जितने भी प्रश्न आते हैं उनके पीछे इस तरह का निशान लगा हुआ होता है। फिर है योजक चिन्ह जो कि इस तरह का है। अवतरण चिन्ह जो कि इस तरह का है।
विवरण चिन्ह जो कि किसी विशेष प्रकार की बात बताने के लिए, कोई व्याख्या बताने के लिए उपयोग में किया जाता है। तो बच्चों, आज आप इन सारे चिन्हों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इन चिन्हों को पढ़ने के बाद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से विराम चिन्ह समझ में आ जाएंगे और फिर कभी आप अशुद्धियाँ नहीं कर पाएंगे। चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं हमारे अल्प विराम के बारे में। अल्प विराम वाक्य में जहाँ थोड़ा रुकना हो या अधिक वस्तुओं और व्यक्ति को अलग करना हो, वहाँ पर हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। हाँ बच्चों, जहाँ कहीं हमें थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है या किसी चीज़ में अंतर करना पड़ रहा है, थोड़ा सा अलग करना पड़ रहा है, दो व्यक्तियों को, कुछ सामानों को, किसी भी चीज़ को, वहाँ पर हम अल्प विराम लगाते हैं। देखिए, जैसे मोहन जरा बाजार चले जाना। अगर मैं यहाँ पर अल्प विराम नहीं लगाती हूँ तो क्या इस वाक्य का कोई अर्थ हो जाएगा? मैं इसे इस तरह से पढ़ूंगी, अगर अल्प विराम नहीं लगाऊंगी तो मोहन जरा बाजार चले जाना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर मैंने अल्प विराम लगाया है तो मेरे भावों में स्पष्टता आ गई है कि मैं मोहन को बोल रही हूँ कि मोहन जरा बाजार चले जाना। फिर देखिए, राम, लक्ष्मण और सीता वनवास गए। यहाँ पर राम और लक्ष्मण को अलग करने के लिए अल्प विराम लगाया गया है। अगर यहाँ अल्प विराम नहीं लगाते तो क्या होता? राम और लक्ष्मण दोनों का नाम एक साथ आता। फिर आपको यह नहीं पता चलता कि राम लक्ष्मण अलग अलग व्यक्ति हैं या एक ही व्यक्ति है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने व्यक्तियों को अलग किया है, इसलिए यहाँ पर अल्प विराम लगाया है। चलते हैं अगले चिन्ह की तरफ। अगला है अपना अर्ध विराम चिन्ह, यानी यह कुछ मिलता जुलता अल्प विराम से ही होता है, लेकिन इसमें और अल्प विराम में थोड़ा अंतर होता है। क्या अंतर होता है बच्चों? अल्प विराम में कुछ अधिक ठहरते हैं, अल्प विराम से तो कुछ अधिक ठहर रहे हैं और पूर्ण विराम से कुछ कम ठहरते हैं। वहाँ पर हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जहाँ एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ संबंध बताना हो, वहाँ भी हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। यानी कोई भी हमने वाक्य लिखा है, उस वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध है, वहाँ भी हम अल्प विराम न लगाकर अर्ध विराम लगाते हैं। और अल्प विराम से थोड़ा अधिक समय लग रहा हो और पूर्ण विराम से थोड़ा कम समय हम ठहर रहे हैं, वहाँ पर हम यह अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए उदाहरण, कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। तो बच्चों, यहाँ इस वाक्य का इन दोनों वाक्य से संबंध है। कैसे संबंध है? इसमें कहा जा रहा है कल रविवार है, बात रविवार के बारे में ही हो रही है। कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, आराम मिलेगा। यानी रविवार से इन दोनों वाक्यों का संबंध बताया जा रहा है, अतः यहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह है। चलते हैं अगले चिन्ह की तरफ। अगला है पूर्ण विराम चिन्ह। बच्चों, यह चिन्ह तो आपने हर जगह देखा होगा। बच्चों, ये जो पूर्ण विराम का चिन्ह है, यह हम जब भी अपनी बात खत्म करते हैं या कोई भी शब्द वाक्य का अंत होता है, उस पर हम यह निशान लगाते हैं। और जहाँ प्रश्न नहीं पूछा जाता है, यानी जहाँ पर हम कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, वहाँ को छोड़कर सभी जगह इसका उपयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य पूरा होने पर किया जाता है। जहाँ प्रश्न पूछा जाता है, उसे छोड़कर हर प्रकार के वाक्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। यह तो आपने सर्वाधिक देखा होगा। आप जब कभी हिंदी की किताब पढ़ते होंगे, तब आपको सबसे अधिक यह चिन्ह ही देखने को मिलता है। देखिए इसके उदाहरण, शाम विद्यालय से आ रहा है, वाक्य खत्म, पूर्ण विराम आ गया। राम बाजार जाता है, हमारा वाक्य खत्म और हमने क्या लगा दिया यहाँ पर? पूर्ण विराम। चलते हैं अगले चिन्ह की तरफ। अगला है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी एक ऐसा चिन्ह जिससे कि हमको विशेष प्रकार के भावों की अनुभूति हो, यानी जो चिन्ह हर्ष, विषाद, विस्मय, करुणा, घृणा, आश्चर्य, भय आदि का बोध कराने के लिए प्रयोग हो, उसे हम कौन सा चिन्ह कहते हैं? विस्मयादि बोधक। यानी जब हम ये चिन्ह लगाते हैं तब हमें हर्ष, विषाद, विस्मय, करुणा, घृणा, आश्चर्य, भय आदि का बोध होता है और संबोधन के बाद भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए उदाहरण, वह कितना सुंदर पक्षी है,
पक्षी देखकर बहुत खुशी हो रही है, अपनी प्रसन्नता के भावों की हम अनुभूति करा रहे हैं, तो यहाँ हमने विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया है वहां से पहले। फिर देखिए, अरे तुम आ गए, यानी कोई आया है हमारे यहाँ, उसे देखकर हमें बहुत आश्चर्य हो रहा है क्योंकि वह आना ही नहीं था पर आ गया, तो हमारे आश्चर्य के भाव को प्रकट करने के लिए यहाँ हमने विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया है। चलते हैं अगले चिन्ह की तरफ। अगला है हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। बच्चों, इस चिन्ह से तो आपका रोजाना ही सामना होता है। जब आप पाठ पढ़ते हैं तो पाठ के पीछे हर प्रश्न के सामने आपको यह चिन्ह ही देखने को मिलता है, और आपके जीवन में भी आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, किसी तरह का सवाल किया जाता है, उसके पीछे भी यह चिन्ह ही लगा हुआ होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों या शब्दों के अंत में किया जाता है। कभी कभी संदेह, अनिश्चय और व्यंग्यात्मक भाव को प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, क्या तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया? चूंकि प्रश्न पूछा जा रहा है, यहाँ हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। फिर देखिए, तुम कब आओगे, यहाँ भी प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर भी हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे हैं। चलते हैं अगले चिन्ह की तरफ। अगला है हमारा योजक चिन्ह। बच्चों, अल्प विराम के बाद यह सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाता है। क्यों प्रयोग में लाया जाता है? क्योंकि इस युग्म शब्दों के मध्य और दो शब्दों में संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसे विभाजक चिन्ह भी कहा जाता है। युग्म शब्द यानी दो शब्द जहाँ एक जैसे हों, एक साथ आते हों, उनके बीच में हम यह चिन्ह लगाते हैं। साथ ही साथ शब्दों का संबंध भी स्पष्ट करना हो, वहाँ पर भी हम इन्हें योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखिए उदाहरण, जीवन में सुख दुख तो चलता ही रहता है, तो सुख दुख के पीछे देखो बच्चों ये योजक चिन्ह लगा हुआ है। योजक चिन्ह लगने से क्या हुआ, सुख दुख एक युग्म शब्द की तरह आ गया, सुख और दुख का संबंध भी प्रकट हो गया। देखा जाए तो यह एक विलोम शब्द है, तो यहाँ पर संबंध प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर योजक चिन्ह हमने लगाया है। फिर देखिए, रात दिन परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है, तो रात दिन के बीच में भी हमने यह योजक चिन्ह लगाया है क्योंकि यहाँ युग्म शब्द आ रहा है। चलते हैं अगले चिन्ह की तरफ। अगला है अपना अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह क्या होता है? बच्चों, किसी की भी बात, जो कोई बात हमसे कही गई है, हम उसे उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और जो यह अवतरण चिन्ह है, यह दो प्रकार के होते हैं। कौन से दो प्रकार के? पहले इकहरे, दूसरे दोहरे। यानी इकहरे में तो यह एक निशान आता है और दोहरे में इस तरह के दो निशान आते हैं। इकहरे चिन्ह का प्रयोग हम व्यक्ति विशेष, ग्रंथ, लेखक का उपनाम आदि प्रकट करने के लिए करते हैं। जैसे कि देखिए उदाहरण, गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। प्रेमचंद जी के उपन्यास के बारे में बताने के लिए हमने यहाँ पर इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया है। जहाँ किसी पुस्तक में से कोई वाक्य अवतरण ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए, वहाँ दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है। यानी किसी ने कोई भी बात कही है, वह हमें वैसी की वैसी लिखनी हो, वहाँ पर हम यह दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। देखिए, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो, तो सुभाष चंद्र बोस की इस बात को उसी ही तरह जैसा कि उन्होंने कहा था बिल्कुल वैसे ही लिखने के लिए यहाँ पर हमने दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाया है। चलते हैं अगले चिन्ह। अगला है हमारा विवरण चिन्ह। बच्चों, इस विवरण चिन्ह का प्रयोग किसी का भी विवरण देने के लिए तथा उदाहरण देते समय किया जाता है। कैसे उदाहरण देते समय? देखिए, हम यहाँ पर वचन का उदाहरण दे रहे हैं। वचन के दो भेद हैं। कौन से दो भेद हैं? उसके आगे हमने यहाँ पर विवरण चिन्ह लगाया है। एक वचन, बहुवचन। और हम किसी भी चीज़ के बारे में व्याख्यान करते हैं, विशेष रूप से कोई बात बताते हैं, उसके आगे भी हम यहाँ पर विवरण चिन्ह लगाते हैं। तो बच्चों, आज आपने मेरे साथ विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम आपकी पाठ्यपुस्तक में
कोई प्रश्न जो कि विराम चिन्ह पर आधारित है, आपके नादान दोस्त पाठ में ही है, उस पाठ के प्रश्न को हल करेंगे। चलते हैं प्रश्न की तरफ। भाषा की बात से ही है। आपका चौथे नंबर का प्रश्न है बच्चों, यह है, नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्ह के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगह पर विराम चिन्ह लगाओ। यानी जब आप इसको पढ़ेंगे तब आपको ऐसा महसूस होगा कि यहाँ कुछ कमी है। कमी किसकी है कि यहाँ पर कहीं भी किसी तरह का विराम चिन्ह प्रयोग नहीं किया गया है। आपने अभी अभी विराम चिन्ह पढ़ा है, आपने पढ़ा है, इसीलिए हम यहाँ पर विराम चिन्हों को लगाकर देखेंगे। आप भी लगाइए, मैं भी लगाती हूँ, फिर हम देखेंगे कि आपके जो आपने लगाए हैं वह सही है या नहीं। देखिए, उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाले कहिए क्या दूं, भूख लगाई ना, अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं। मोटा राम अबे क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है, चाहे तो महीनों पड़े रहे और भूख न लगे। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे देखूं तो सही, वहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। यानी पूरे गद्यांश में हमें यही नहीं पता चला कि हमें कहाँ रुकना है, क्या कहा जा रहा है। तो अब हम इसे पूरा करते हैं। कैसे पूरा करेंगे, विराम चिन्ह लगाएंगे। चलिए देखिए, उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। वाक्य की समाप्ति, इसलिए क्या आ गया हमारा यहाँ पर, पूर्ण विराम। 11 बज चुके थे, वाक्य की समाप्ति, वापस क्या आ गया, पूर्ण विराम। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया, कॉमा, यहाँ क्या लगा देंगे हम, अल्प विराम। क्या लगाएंगे यहाँ पर, अल्प विराम। खोमचे वाले को आवाज दी है, खोमचे वाला कहिए क्या दूं, प्रश्नवाचक चिन्ह, भूख लग आई ना, अपना विस्मयादि बोधक चिन्ह, अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं। मोटेराम, फिर अवे क्या कहता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ क्या किसी साधु से कम है, चाहे तो महीनों पड़े रहें और भूख न लगे। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे, देखूं तो सही वहाँ क्या रेंग रहा है, मुझे भय होता है। इस तरह हमने इस पर विराम चिन्ह लगाए हैं बच्चों। अब यह पूरा हो गया है। देखिए, उसी समय खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। यहाँ पर हमने पूर्ण विराम लगा दिया। पंडित जी ने बुलाया, यहाँ पर हमने अल्प विराम लगाया। फिर यहाँ पर अवतरण चिन्ह लगा दिया। खोमचे वाला कहिए क्या दूं, भूख लग आई ना, अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं। मोटेराम अवे क्या कहता है, यहाँ क्या किसी साधु से कम है, चाहे तो महीनों पड़े रहें और भूख न लगे। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे, देखूं तो सही वहाँ क्या रेंग रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है। मुझे भय होता है, यहाँ पर अवतरण बंद हो गया क्योंकि अपनी जो बात है वह खत्म। बच्चों, आज आपने मेरे साथ विराम चिन्ह पढ़ा और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप अपने विराम चिन्ह संबंधित कोई भी अशुद्धि नहीं करेंगे। और बच्चों, अगर आपको यह समझ में नहीं आया है तो आप एक बार वापस इस वीडियो को देखेंगे। बच्चों, मैं आपके लिए अगले भाग में भी कुछ नया ही लेकर आऊँगी, व्याकरण से संबंधित कोई नया विषय लेकर आऊँगी। बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।